हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। 9 बज चुके हैं, बल्कि थोड़े से ज़्यादा ही हो गए हैं 9 से। तो माफ़ी चाहेंगे 2 मिनट की देरी के लिए। तो क्लास को आप सभी लोग शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे सेशन को और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। आपको कौन कौन से चैनल सब्सक्राइब करने हैं? अगर आप और आप में से कोई जान पहचान का टेक्निकल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एई हो या फिर जेई हो, ठीक है, या फिर एई हो या फिर जेई हो, डीएमआरसी हो या फिर कोल इंडिया हो, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपकी जान पहचान में कोई तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने टैगपुर को सब्सक्राइब कर लेंगे। एग्जामपुर का पार्ट है तो आप उसे सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ पर क्लासेस भी आपको मिल रही हैं। एक बार विजिट ज़रूर करेंगे। आपके मतलब का कोई कोर्स या क्लास कोई हो सकती है। बाकी आप एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर, वहाँ पर हेड कांस्टेबल और डीआरडीओ की क्लास भी चल रही है यूट्यूब पर। एयरफोर्स की क्लास एक तरफ, सीडीएस की क्लास भी वहाँ पर चल रही है, बट डीआरडीओ और हेड कांस्टेबल की लगातार क्लास चल रही है आपकी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आपकी बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि सर टीचिंग के लिए कुछ नहीं है, अलग चैनल नहीं है। तो आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी स्टेट का टेट होता है या फिर DSSS भी होता है दिल्ली के लिए, या फिर आपका नेट JRF के लिए भी बहुत कुछ होने वाला है वहाँ पर। अगर आपके घर में कोई है तो एक शानदार टीम के साथ, एक अच्छी ज़बरदस्त फैकल्टी के साथ, जिन्होंने खुद 3 बार नेट क्वालिफाई किया है, और उनके साथ हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। और चाहे वो सुपर टेट हो, सुपर टेट को भी हम लोग शुरू करेंगे। यूपी टेट, सी टेट तो आप सबको पता है कि हमने चलाया हुआ है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे जाके, ठीक है, चलेगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास पर और हमारी क्लास का आज का जो चैप्टर है वो आज का कोई नया नहीं है, कल वाला ही चैप्टर आज हम आगे बढ़ाएंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। पहले हम जो छूटा हुआ है उसको पूरा करेंगे। तो हम लोग कहाँ पे बहुत सारी नदियों को कर चुके थे, ज़्यादातर वो नदियाँ कर ली थी हमने जो हिमालय से उतर के प्रदेश में आती हैं, और जो 12मासी नदी होती हैं, अर्थात जिनमें लगातार पानी बहता रहता है, क्योंकि उनमें पानी का जो सोर्स है वो ग्लेशियर होता है। क्या होता है? ग्लेशियर होता है। और ग्लेशियर पे बर्फ़ कभी ख़त्म नहीं होती, वो तो लगातार बर्फ़ पिघलती रहती है और पानी आता रहता है नदियों में। तो 12मासी नदियाँ होती हैं। हम इन नदियों के बारे में पढ़ चुके थे, ज़्यादातर नदियाँ देख ली थी हमने। साथ के साथ हम कुछ ऐसी नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे जो हमारे दक्षिण के पठार की तरफ से, वो चाहे आपकी अमरकंटक की तरफ से हो, चाहे वो आपके विंध्य श्रेणी की जो पर्वत हैं, चाहे वो कैमूर पर्वत हैं, यहाँ से हो, तो यहाँ इस क्षेत्र से निकल के जो आती हैं पठारी भाग की जो नदियाँ हैं उनके बारे में भी। पठारी भाग की नदियों में ज़्यादा पानी नहीं रहता, पानी की थोड़ी कंगाली रहती है नदियों में। ज़्यादातर जब बरसात वगैरह का समय होता है उस समय इसमें ज़्यादा पानी होता है। चलिएगा, हम लोग चलते हैं, अब अपनी नदी की बात करते हैं। मैंने आपको एक क्लास बताई थी, आपको 6 से 6:30 बजे, आप उस क्लास में अब नहीं आते। पॉलिटी वहाँ पर आप अपनी तैयार कर सकते थे 6 से 6:30 बजे, अर्थात 6 से 6:30 PM पर डेली मेरी क्लास होती है। वहाँ पर आप लोग आते अगर तो पॉलिटी तैयार हो जाती, ताकि आपका जब एग्ज़ाम होता तो आप पॉलिटी के लिए भी निश्चिंत बैठे होते, ठीक है। लेकिन आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है आपके पास समय नहीं हो, तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगा आपसे। हो सकता है समय नहीं हो आपके पास, कोई बात नहीं। आप मेरे से अच्छा जानते हो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस क्लास की बात करते हैं, और इस क्लास में आगे आता है गंडक रिवर। गंडक रिवर की बात करें तो गंडक रिवर पर एक परियोजना भी है। गंडक रिवर पर एक परियोजना भी है। ये परियोजना शुरू की गई थी 1960 के आसपास से। इस गंडक रिवर की परियोजना में 3 जैसे कि यूपी, आपका बिहार, 2 स्टेट और तीसरा नेपाल शामिल है। तो इस रिवर पर, इस नदी पर नेपाल के अंदर एक गंडक रिवर परियोजना बना के यहाँ से एक नहर निकाली जाती है जो आपके यूपी और बिहार के कुछ क्षेत्रों को सिंचित करती है। तो गंडक नहर परियोजना के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। उससे क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होता है वहां पर गंडक नहर परियोजना। ये क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि कई बार बना हुआ है। हम बात करते हैं गंडक रिवर की। किसकी बात करते हैं? गंडक रिवर की बात करते हैं। तो गंडक रिवर के सबसे पहले उद्गम क्षेत्र की बात करेंगे। तो एक जगह है जिसे हम कहते हैं न्यू वाइन
हिमाल ग्लेशियर। क्या कहते हैं हम लोग इसे? न्यूवाइन हिमाल ग्लेशियर। ठीक है, न्यूवाइन हिमाल ग्लेशियर। हाँ, हिमाल ग्लेशियर, यहाँ से आपकी गंडक रिवर निकलती है। क्या है? न्यूवाइन हिमाल ग्लेशियर, यहाँ से आपकी गंडक रिवर निकलती है। और ये जगह पड़ती है आपके कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पर पड़ती है? नेपाल में आपकी जगह पड़ती है। तो जब देश पूछा जाता है कि आपकी गंडक रिवर का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो गंडक रिवर का उद्गम स्थल है नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में गंडक रिवर का उद्गम स्थल है। गंडक रिवर को नेपाल में या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर इस रिवर को सालीग्रामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सालीग्रामी कहा जाता है। सालीग्रामी कहा जाता है। सालीग्रामी इसको कहने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये वाइट पत्थर अपने साथ लेके आती है, सफ़ेद पत्थर एकदम से। उन पत्थरों को हम सालीग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन पत्थर को हम सालीग्राम कहते हैं। तो उन पत्थरों को पहाड़ों से ऊपर से नीचे लाने के लिए, बहाकर नीचे लाने की वजह से जो नदी सालीग्राम पत्थर लेके आती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? सालीग्रामी नदी कहते हैं। और जब ये मैदानों में आ जाती है, यूपी में खासकर आ जाती है, तब इस नदी को नारायणी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारायणी नदी कहा जाता है। तो इस नदी के नाम आप याद रखना, सालीग्रामी नदी कहा जाता है, इसको नारायणी नदी कहा जाता है। ठीक है, सालीग्रामी और नारायणी दोनों नदी इसको कहा जाता है। आगे चलते हम लोग, तो क्या हो जाएगा? सालीग्रामी और नारायणी। कहीं कहीं इस नदी को गांडकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांडकी भी कहा जाता है। ठीक है, गंडक रिवर को क्या कहा जाता है? गांडकी भी कहा जाता है। आगे चलते हम लोग, चलिए, मैंने कहा सफेद सालीग्राम पत्थर। ठीक है, सफेद सालीग्राम पत्थर लेके आती है। हाँ, त्रिशूली इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात करी आपने। ठीक है, एक छोटी सी नदी होती है काली, और एक त्रिशूली, इस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। और इसके बाद जब नेपाल से ये प्रदेश में प्रवेश करती है, तो एक शिवालिक श्रेणी, जैसे हम शिवालिक श्रेणी हमने बार बार देखा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को विभाजित करने वाली एक श्रेणी है, जिसको हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। नेपाल और यूपी का विभाजन करने वाली एक श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, जिसे हम शिवालिक पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो ये नदी शिवालिक पर्वत श्रेणी को त्रिवेणी नामक स्थान पर क्रॉस करके यूपी में आ जाती है। त्रिवेणी नामक स्थान को क्रॉस करके यूपी में आ जाती है, और यूपी में ये कुशीनगर महाराजगंज से प्रवेश करती है। कुशीनगर और महाराजगंज से नदी यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में प्रवेश करती है नदी कहाँ से? कुशीनगर और महाराजगंज से। और उसके बाद ये यूपी में बहने के बाद बिहार चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बिहार चली जाती है। बिहार के पटना में ये गंगा में समा जाती है। तो उद्गम अर्थात सोर्स इसका न्यूवाइन हिमाल ग्लेशियर नेपाल में है, और माउथ इसका क्या है? माउथ इसका गंगा है। गंगा में ये कहाँ चली जाती है? विलीन हो जाती है बिहार में, पटना में। कहाँ पर? पटना के पास ये गंगा में ये नदी मिल जाती है। कौन सी? गंडक नदी आपकी पटना में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। इस नहर की अगर लंबाई पूछी जाए तो बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं है, लगभग 425 किलोमीटर। 425 किलोमीटर इस नहर की कुल लंबाई है। टोटल लंबाई इस नहर की कितनी है? 425 किलोमीटर। इसके आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखेंगे चंबल रिवर की बात करेंगे। हाँ, चंबल रिवर की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 425 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। इसके बाद हम बात करेंगे चंबल नदी की। कोई बताएगा कि चंबल नदी आपकी कहाँ से निकलती है?
भाई मैं बनाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कोई बताएगा कि चंबल नदी आपकी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये एमपी के, चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश के, किसके? मध्य प्रदेश के जो इंदौर है, इंदौर के निकट एक जगह है महू, ठीक है। महू से निकलती है, इंदौर के पास महू से, हाँ, इंदौर के पास महू एक जगह है जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म भी हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में ही तो जन्म हुआ था, है ना। तो मध्य प्रदेश के महू में एक पहाड़ी का नाम है जिसे हम जनापाप पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पहाड़ी को हम लोग कहते हैं जनापाप पहाड़ी। एक से कई बार, मतलब दो चार बार कम से कम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल महू के निकट जनापाप पहाड़ी है। क्या है? जनापाप पहाड़ी से निकलती है आपकी क्या? जनापाप पहाड़ी से निकलती है आपकी क्या? चंबल नदी। इस जनापाप पहाड़ी की ऊंचाई की अगर बात करें तो लगभग 600 मीटर ऊंची है। समुद्र तल से ये पहाड़ी 600 मीटर ऊंची है। और यह जो नदी है मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है। इसके बाद राजस्थान में बहती है। कहाँ पर बहती है? राजस्थान में बहती है। और राजस्थान में बहने के बाद ये यूपी आ जाती है। किसके आ जाती है? यूपी आ जाती है। और यूपी में ये औरैया जिले के मुरादगंज जगह पर, औरैया जिले के मुरादगंज जगह पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। ये इटावा से ज़्यादा दूर नहीं है, 35-40 किलोमीटर जहाँ पर ये यमुना नदी में मिलती है चंबल नदी। तो ये कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और अगर बात करें इस चंबल नदी की तो ये चंबल नदी रेविंश बहुत बनाती है। रेविंश का मतलब होता है बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का, सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण करती है। यहाँ पर मृदा अपरदन बहुत होता है इस नदी के द्वारा। इस नदी के द्वारा मृदा अपरदन बहुत होता है। इटावा जैसे क्षेत्रों में, पीछे आगरा और राजस्थान के क्षेत्रों में तो मृदा का अपरदन करती है और रेविंस क्रिएट करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है। बहुत बार आपने सुना होगा चंबल के बीहड़, चंबल के बीहड़। तो ये जो जगह है जो बीहड़ बनाई है इसी चंबल नदी ने बनाई है। किसने बनाई है? चंबल नदी के द्वारा ये बीहड़ बनाए गए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, महू के निकट पहाड़ी से, जनापाप पहाड़ी से ये नदी निकलती है जिसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है जनापाप पहाड़ी की। और ये नदी एमपी, राजस्थान, यूपी में बहने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। अगर इसकी बात करूं सहायक नदियों की तो सिप्ता इसकी सहायक नदी है। क्या है? सिप्ता इसकी सहायक नदी है। पार्वती इसकी सहायक नदी है। बनास इसकी सहायक नदी है। ये सब क्या है? बनास हुई, पार्वती हुई, सिप्ता हुई, ये सब इसकी सहायक नदी हैं। किसकी हैं? आपकी चंबल नदी की। चंबल नदी की सारी नदियां सहायक नदी हैं। तो ये तो थी आपकी चंबल नदी। चंबल नदी से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक प्रदेश में कहाँ पर मिलती है, प्रदेश में किस जनपद, प्रदेश के किस जनपद में ये यमुना नदी से मिलती है, या फिर पूछा जाता है ये भारत की किस नदी की सहायक नदी है, या फिर इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, या फिर ये कहाँ से निकलती है, या फिर ये कौन से राज्य में बहती है। तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में। सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है कि इसको याद आप नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इसको याद आप नहीं कर सकते। आगे चलते हम लोग वेतवा नदी, ठीक है। आगे चलते हम लोग वेतवा नदी की बात करते हैं। भाई इटावा से बहती है लेकिन इटावा में यमुना नदी से नहीं मिलती। इटावा से 40 किलोमीटर दूर है एक जगह जिसे हम मुरादगंज के नाम से जानते हैं, ठीक है, मुरादगंज के नाम से जानते हैं। और ये मुरादगंज औरैया डिस्ट्रिक्ट में या औरैया जनपद कह सकते हैं, इसमें पड़ता है। तो औरैया में मिलती है, ना कि आपके इटावा में मिलती है, ठीक है, ना कि आपके इटावा में मिलती है। आगे चलते हैं। इटावा से प्रवेश करती है यूपी में, ठीक है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से प्रवेश करती है। इटावा से प्रवेश करती है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि घड़ियाल, बहुत सही कह रहे हो आप, घड़ियाल वगैरह इसमें, इस नदी में बहुत सारे पाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग वेतवा नदी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेतवा नदी की बात करते हैं। और आपको पता है कि वेतवा नदी खुद यमुना नदी की सहायक नदी है, खुद यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना के दाएं किनारे से किस में मिलती है? यमुना के दाएं किनारे से, दाएं किनारे से, राइट हैंड से यमुना में मिलती है। ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे से या गंगा के दाएं किनारे से मिलती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे वेतवा नदी। वेतवा नदी की अगर मैं बात करूं तो वेतवा नदी आपकी
बेतवा नदी आपके किससे में, हाँ बेतवा नदी आपके भोपाल के दक्षिण पश्चिम में एक जगह है ओरछा, भोपाल के दक्षिण पश्चिम में एक जगह है आपकी ओरछा। इसी ओरछा से विंध्य क्रम की चट्टानों से निकलती है। विंध्य क्रम की जो पहाड़ियां हैं आपकी इसी विंध्य से निकलती है, ठीक है, इसी विंध्य से निकलती है आपकी ओरछा। विंध्य के पास एक जगह है, विंध्य क्रम की, विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, विंध्य पहाड़ियों से निकलती है ओरछा नामक स्थान से। कहाँ से निकलती है? ओरछा नामक स्थान से। ओरछा काफ़ी पुराना रियासत कह सकते हैं रही है। ओरछा के राजा ने ही, वीर सिंह बुंदेला ने ही झांसी जैसे शहर को स्थापित किया था, ठीक है। तो ओरछा और झांसी उस समय एक ही हुआ करते थे। वे यहीं से आपकी क्या निकलती है? आपकी बेतवा नदी निकलती है। और इसी बेतवा नदी पर राजघाट बांध भी बनाया गया है। इसी बेतवा रिवर पर राजघाट बांध भी बनाया गया है। और इस बेतवा की अगर लंबाई की बात करूं, किसकी बात करूं? इस बेतवा की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 480 किलोमीटर कुल लंबाई है। कोई विद्यार्थी बताएगा कि बेतवा नदी यमुना नदी में कहां पर मिलती है? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था आपको। बेतवा नदी यमुना नदी में, हाँ मैं बीईओ की क्लास चलती है उसमें भूल गया। चलो अब जो लोग वीईओ वाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही तो चीज़ है, कहीं भी देखो, ठीक है। चलिए हाँ मैं भूल गया वहाँ पर क्लास को चलाना। चलो हमीरपुर, बिल्कुल सही। हाँ चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ये हमीरपुर में कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। यही बेसिक सी जानकारी है, और ज़्यादा जानकारी बस आपका सिर दर्द करेगी, काम की होगी नहीं, ठीक है। बेतवा नदी विंध्य क्रम की चट्टानों से, पहाड़ियों से निकलती है ओरछा नामक स्थान से। ओरछा ये एमपी में, ठीक है, एमपी में। और लंबाई इसकी लगभग 480 किलोमीटर। यमुना नदी में हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये भी यमुना नदी की ही सहायक नदी है। इस पर परियोजना है जिसका नाम है राजघाट परियोजना। क्या है? राजघाट परियोजना। क्या है इसका? राजघाट परियोजना इसी नदी पर बनी हुई है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, अभी आपको दिखाऊंगा। ये अभी आपको दिखाऊंगा, कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं सीधे सीधे। आप कितने कर पाते हैं ये आज और कल की मेहनत बताएगी कि जितना आपने पढ़ा उनमें से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। इसके बाद आती है आपके पास सिंध नदी, जिसे हम काली सिंध कहते हैं। क्या कहते हैं? काली सिंध कहते हैं। इस सिंध को देखेंगे, इस सिंध कहाँ से निकलती है, ठीक है। इस सिंध को देखेंगे, सिंध नदी कहाँ से निकलती है। हाँ सिंध नदी चलेगा। काली सिंध भी इसको कहा जाता है। सिंध नदी की अगर बात करूं मैं, सिंध नदी की अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान से निकलती है। काली सिंध, सिंध नदी की अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान में एक जनपद है टोंक। क्या है? राजस्थान में एक जनपद है टोंक। टोंक जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? टोंक जिले से निकलती है। और ये भी हमारी यमुना नदी की सहायक नदी है। ये क्या है? सिंध नदी भी, हाँ सिंध नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये कुछ सवाल आ रहे हैं कि सिंध नदी यमुना में कहाँ मिलती है। तो जालौन के पास एक जगह है जगमनपुर। क्या है? जालौन के पास एक जगह है जगमनपुर, ठीक है, जगमनपुर। इसी जगमनपुर में जालौन के पास है। यहीं पर क्या हो जाती है? ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये भी क्या है? ये भी हमारी गंगा यमुना की सहायक नदी है। जगमनपुर अर्थात जालौन में हमारी यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है केन नदी का। इसके बाद किसका आता है? और ये कहाँ पे बहती है? राजस्थान में बहती है और आपकी यूपी में बहती है। राजस्थान से निकलती है, यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान और यूपी इन दो राज्यों में बहती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आता है आपका केन रिवर। केन रिवर कोई जल्दी से बताओ केन रिवर कहाँ से निकलती है? इसके बाद आती है आपकी केन नदी, ठीक है, केन नदी। हाँ इसके बाद क्या आता है?
केन नदी की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो केन नदी आपकी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ये उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन जब मैं समझा रहा था तो मैंने आपको कैमूर की पहाड़ियां बताई थी कि कहाँ पर पड़ती हैं आपकी, और देखो सब जब आप बता भी रहे हैं, जैसे कि सिद्धार्थ राजपूत कह रहे हैं कि कैमूर की पहाड़ियों से, तो ऑफकोर्स बिल्कुल सही है। केन नदी आपकी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। किससे निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है आपकी केन नदी। चलेगा, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में अगर बात करूं, मध्य प्रदेश में, हाँ ये मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश के बाद यूपी में प्रवेश करती है। और यूपी में एक जगह है जिसका नाम है भोजहा। क्या है? भोजहा। और भोजहा पड़ता है आपके कहाँ पर? बांदा में। और ये बांदा में किस में मिल जाती है? यमुना रिवर में मिल जाती है। किस में मिल जाती है भाई? यमुना नदी में मिल जाती है। 2005 में एक योजना शुरू की गई थी, इसे हम कहते हैं नदी जोड़ो योजना। इसमें केन और बेतवा को आपस में जोड़ने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था एमपी और यूपी के बीच में, एमपी और यूपी के बीच में। चलिए आगे चलते हैं। तो केन नदी की बात करें, इसी केन नदी से एक केन रिवर भी निकाली गई है जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्रों को सिंचित करती है, बुंदेलखंड के खेतों में पानी पहुंचाने का काम करती है। तो ये आपकी केन रिवर जो कि कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, एमपी से यूपी प्रवेश करती है और यूपी में बांदा में यमुना रिवर में समा जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। तो अब तक आपने देखी कितनी रिवर यमुना नदी में मिल गई। हिंडन मिल जाती है। कौन सी मिल जाती है? हिंडन रिवर मिल जाती है। और आपकी हिंडन रिवर की बात करूं अगर मैं, तो हिंडन रिवर आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है, हिमालय से नहीं। हिमालय के जो सबसे निचले पहाड़ हैं जिन्हें हम शिवालिक पहाड़ियां कहते हैं, शिवालिक पहाड़ियां कहते हैं, तो ये शिवालिक पहाड़ियों से ही निकलती है हिंडन रिवर। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा बहुत बर्फ वगैरह नहीं होती, इसीलिए इस रिवर में पानी भी नहीं होता। उसके बाद ये हिंडन रिवर शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने के बाद प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि शामली है, बागपत है, बड़ौत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर में यमुना रिवर में मिल जाती है। तो कितनी देखी हमने? हिंडन यमुना नदी की सहायक नदी है। हिंडन क्या है? यमुना की सहायक नदी है। सिंध नदी देखी हमने, काली सिंध, ये क्या है? सहायक नदी है। काली सिंध भी सहायक नदी है। और इसके बाद हमने, और यही क्रम भी है, यही क्या है? क्रम भी है। इसके बाद चंबल रिवर है। चंबल रिवर भी किसमें? औरैया में मिल जाती है। किसमें? आपकी यमुना नदी में। चंबल के बाद हमने वेतवा देखी। क्या देखा? वेतवा देखी। और वेतवा के बाद हमने केन देखी। तो ये क्रम है, सबसे पहले हिंडन, और सब उसके बाद सिंध, उसके बाद चंबल, उसके बाद केन, उसके बाद वेतवा, उसके बाद केन। और ये सारी नदियां, सारी मतलब ये नीचे की सिंध चंबल वेतवा केन, सिंध चंबल वेतवा केन, ये राइट हैंड से यमुना में मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? ये राइट हैंड से, दाईं तरफ से यमुना में मिलती हैं। और ये लेफ्ट तरफ से, ये लेफ्ट हैंड की तरफ से यमुना में मिलती है, बाएं किनारे से मिलती है। किससे मिलती है? ये बाएं किनारे से मिलती है, ये दाएं किनारे से मिलती है। बायां दायां किनारा कैसा होता है? पानी का जो गति होता है उस तरफ आप मुंह कर लो, आपका जिधर बायां हाथ वो बायां किनारा, जिधर दायां हाथ वो दायां किनारा। ठीक है, जिधर पानी जा रहा है, जिधर से आ रहा है उधर नहीं, जिधर जा रहा है पानी, जैसे कि आप इधर पानी बह रहा है, इधर पानी बह रहा है, ठीक है, इधर पानी बह रहा है, तो आप इधर मुंह करोगे तो आपका ये वाला इसका जो रिवर का है राइट हैंड हो जाए। अगर आपका ये लेफ्ट, हाँ ये होगा ना लेफ्ट आपका, फिर तो ये लेफ्ट किनारा हो जाएगा और ये राइट किनारा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? राइट किनारा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो आपकी हिंडन लेफ्ट हैंड से मिलती है, बाकी की सारी राइट हैंड से मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सोन रिवर। एक सोन नदी भी है आपकी, सोन नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से ही होके बहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से ही होके बहती है। ये अमरकंटक पहाड़ियों पर एक कुंड है जिसका नाम है सोसा कुंड। क्या है? अमरकंटक पहाड़ियों पर, हाँ, सोन रिवर की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? सोन नदी की बात करें। ठीक है, ये अपने मन में बिठा लो, एक दो बार रिवीजन कर लो, बाकी आप क्वेश्चन करके आ जाओगे। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन करके आ जाओगे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मंडे से मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगा। ठीक है, मंडे को मैं करंट अफेयर कराऊंगा। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी योजनाएं प्रदेश की पूछी जाती हैं, बहुत सारे करंट अफेयर, कुछ इवेंट होते हैं वो सारे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करंट अफेयर करना ही होगा। करंट अफेयर पिछले 2 साल 1 साल तक का पूछा जाता है। ठीक है, पिछले 2 सालों और 1 साल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है। मैं करंट अफेयर भी कराऊंगा आपको। ठीक है,
तो ये कहाँ से निकलती है आपकी? सोन नदी निकलती है अमरकंटक पहाड़ियों से, ठीक है, अमरकंटक के सोसा कुंड से, अमरकंटक के सोसा कुंड से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक के सोसा कुंड से निकलती है और ये प्रदेश के सोनभद्र में प्रवेश करती है, प्रदेश में सोनभद्र से प्रवेश करती है और सोनभद्र से ही ये बाहर निकलती है। तो प्रवेश और निकास दोनों द्वार सोनभद्र में ही है इसके। और बाद में पटना में जाके गंगा के कौन से किनारे से? गंगा के दाएं किनारे से, राइट हैंड से, ठीक है। गंगा की ज़्यादातर नदियां जो गंगा की हैं वो बाएं किनारे से मिलती हैं, लेफ्ट हैंड से मिलती हैं, लेकिन सोन रिवर गंगा के राइट किनारे से, मतलब दाईं तरफ से मिलती है, ठीक है। बाकी दूसरी जैसे भी हैं आपकी, जैसे यमुना मिलती है आपके राइट हैंड से, वैसे ही सोन भी राइट हैंड से मिलती है, ठीक है। बाकी की जैसे घाघरा है, रामगंगा है, राप्ती है, गोमती है, ये सब कैसे मिलती है? लेफ्ट हैंड से। लेकिन सोन नदी कैसे मिलती है? राइट हैंड से यमुना में, ठीक है। चलेगा, हाँ आगे देखते हैं हम लोग। तो ये क्या होगी? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि स्वर्ण नहर कहाँ पर है, स्वर्ण नहर कहाँ पर है? तो ये स्वर्ण नहर, इसी स्वर्ण नदी कहाँ पर है? तो इसी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं, ठीक है, स्वर्ण नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रेत होता है ना इस नदी का, इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, सोने के, सोना जो मेटल होती है, धातु होती है, उसमें इसके क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। अब हमारे पास, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई रिवर बची होगी, इसके बाद भी कोई रिवर बची होगी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उनको कर लेंगे, ठीक है, उनको हम कर लेंगे। सर क्वेश्चन लगाओ। हाँ, कह रहे हैं मेरे को किसकी तैयारी करनी चाहिए? मोहित कुमार, किसकी करनी चाहिए मैं कैसे बताऊं? आपका जो मन करता है करो भाई। हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, हाँ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, यमुना और सोन दाई साइड से, बाकी ज़्यादातर नदियाँ गंगा की ज़्यादातर जो सहायक नदियाँ हैं वो बाएं किनारे से मिलती हैं, ठीक है भाई। काली नदी करा तो दी, शारदा नदी तो है काली नदी, शारदा नदी को ही काली नदी कहते हैं। गोमती और सरयू भी करा दी भाई, कैसी बातें करते हो, मार खाओगे। भाई बीईओ वाले यहीं पर कर लो, मैं भूल गया, गलती हो गई मेरे से। चलिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाई, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। कल से ढेरों लोग पूछ रहे थे कि सर इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? नेपाल, राजस्थान, उत्तराखंड, दक्षिण का पठार। तो बताओ कहाँ से आती है आपकी गंडक रिवर? हाँ, गंडक नदी का तो आप सभी लोग बता तो रहे हैं, देखो हिमालय से निकलती है, मैंने बताया हिमाल ग्लेशियर, न्यूवाइन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है। और जब ग्लेशियर की बात आएगी तो पक्का कहाँ से निकलती होगी? जहां पर हिमालय होगा या ग्लेशियर होगा। तो यहाँ हिमालय, तो इनमें से राजस्थान और दक्षिण का पठार तो कैंसिल हो जाएंगे, उत्तराखंड और नेपाल बचेगा। अब आप इतना भी, हाँ, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में कंफ्यूज कर रहे हो तो आपको मैंने हजारों बार बताया है कि इससे एक परियोजना निकलती है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की है। अब उत्तराखंड बिहार तक तो जाता नहीं भाई, बहुत दूर है, बहुत अंतर है इसमें, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हिमाल ग्लेशियर से निकलती है, ये हिमाल ग्लेशियर तिब्बत में भी फैला हुआ है। क्या है ये? हिमाल ग्लेशियर तिब्बत में भी फैला हुआ है, नेपाल में भी फैला हुआ है। कभी इसीलिए कभी कभी इस नदी को लोग मान लेते हैं कि तिब्बत से निकलती है, क्योंकि ग्लेशियर बहुत बड़ा है ये। हाँ, तिब्बत में भी इसका विस्तार है। आगे चलते हैं हम लोग सेकंड, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सर लगाओ क्वेश्चन, सेकंड है आपकी स्क्रीन पर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देख लेते हैं क्या है। भाई शारदा नदी करा तो दी मैंने, कल कराई तो थी शारदा, और मैंने कहा था कि शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। हाँ आ गया। चलो काली नदी, चलो मैं बता देता हूँ, काली नदी दोबारा करा देता हूँ। काली नदी या शारदा नदी? सर एक मिनट रुकना, ठीक है। काली नदी,
काली नदी, अगर मैं काली नदी की बात करूं तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है। कहां से निकलती है? ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है। ये काली नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है? पिथौरागढ़ जिले से निकलती है। एक गौरी गंगा करके एक हिमनद है, ग्लेशियर है, वहां से निकलती है आपकी काली नदी। ठीक है, काली नदी कहां से निकलती है? आपकी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। ठीक है, और घाघरा नदी में मिलती है, गंगा में नहीं मिलती। किस में मिलती है? घाघरा नदी में मिलती है। इससे एक घाघरा नदी में मिलती है। यूपी में प्रवेश ये पीलीभीत से करती है। कहां से करती है? पीलीभीत से ये यूपी में प्रवेश करती है। कहां से? पीलीभीत से। और ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इससे एक रिवर निकलती है, इसको हम शारदा नहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, 12,368 किलोमीटर की टोटल लंबाई है उस नहर की। अब अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में यमुना नदी से मिलती है? राइट आंसर यहां पे होगा हमारा औरैया। क्या होगा? औरैया। कौन से, ए पे या बी पे? ए हमारा यहां पर सही होगा। औरैया के मुरादगंज नामक स्थान पर किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, भाई पौड़ी बताया था मैंने, रामगंगा। ठीक है, सुन लिया करो ध्यान से, रामगंगा नदी निकलती है पौड़ी जिले से। हाँ चलो, कहाँ मिलती है? सीतापुर में मिलती है। सीतापुर में एक जगह है बासरा, बासरा में मिल जाती है घाघरा नदी से। ठीक है, आगे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सर चौथा भी लगा दो। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी कितनी थी? मैंने बताया आपको हिंडन यमुना की सहायक नदी है, मैंने बताया सिंध आपको यमुना की सहायक नदी है, मैंने बताया चंबल आपको यमुना की सहायक नदी है, मैंने बताया आपको चंबल के साथ साथ बेतवा आपकी, हाँ बेतवा आपकी सहायक नदी है, केन आपकी सहायक नदी है, तमसा आपकी सहायक नदी है। ये सभी क्या है? सहायक नदी है। तमसा या टॉन्स जिसे कहते हैं हम, ये भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चित्रकूट में यमुना से मिलती है। तो ये सारी नदियां हैं। यहाँ पे कौन सी है? टॉन्स, चंबल, गोमती, बेतवा। देखो टॉन्स बता रहे हैं कुछ लोग, टॉन्स है, गोमती नहीं है। भाई अगर टॉन्स के बारे में नहीं पता था तो भी आप बता सकते थे, कि कल मैंने बताया था कि गोमती रिवर आपकी गाजीपुर के कैथी जगह पर, गाजीपुर के, इतना नहीं पढ़ा था क्या आपने? गाजीपुर के कैथी में गंगा से मिलती है। किससे मिलती है? गाजीपुर के कैथी में गंगा से मिलती है। तो अगर आपको गोमती का पता होता तो भी बता देते कि गोमती गंगा की सहायक नदी है, न कि यमुना की सहायक। अगर तीन नदियों के बारे में नहीं जानते, सिर्फ गोमती के बारे में अगर जानते आप, तो भी आप इसका सही जवाब देते। टॉन्स यमुना की सहायक नदी है, और आपकी चंबल भी यमुना की सहायक नदी है, बेतवा भी है, लेकिन गोमती नहीं है। फंस जा रहे हो क्वेश्चन में, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? राइट आंसर क्या होगा? तीन का सही जवाब होगा हमारा सी। तीन का क्या होगा? सही जवाब सी होगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। आगे आते हैं, आगे क्या पूछा गया? ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया, चलिएगा। चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है भाई, आ गया है चौथा क्वेश्चन। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती? चंबल पूछा है कि चंबल किस राज्य में नहीं बहती। अब बताओ, मैंने छोड़ा था क्या ये क्वेश्चन? मैंने बताया कि चंबल आपकी एमपी में, चंबल आपकी राजस्थान में, अभी लिखा था ना बोर्ड पर, चंबल आपकी यूपी में। अब इनमें से जो नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल सही है, हरियाणा हमारा सही जवाब हो जाएगा। 4 का क्या होगा? सी हमारा सही पार्ट होगा, क्योंकि राजस्थान से भी बहती है, मध्य प्रदेश से भी बहती है, यूपी से भी बहती है, हरियाणा से नहीं बहती। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हरियाणा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा है आपका, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना, ये रिवर पढ़ाई थी तो एक एक क्वेश्चन आपको कराया था। हथनी कुंड परियोजना किस रिवर पर स्थित है? गंगा पर है, सरयू पर है, यमुना पर है, या फिर रामगंगा पर है? हाँ,
चलो बताओ, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर बहती है? गंगा, सरयू, यमुना, रामगंगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? रामगंगा नहीं है भाई। हथनी कुंड परियोजना यमुना रिवर पर है। कहाँ पर है? यमुना रिवर पर है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सहारनपुर के फैजाबाद में यमुना डिस्ट्रिक्ट, यमुना रिवर पर है हथनी कुंड परियोजना। यहाँ से नहरें निकलती हैं भाई। और इसी हथनी कुंड परियोजना की वजह से दिल्ली जैसे क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जाता है बरसात के टाइम पर। ये इसका उद्देश्य यही था कि दिल्ली में बाढ़ ना आए। ठीक है, हाँ, एक बार ये 1995-96 के आसपास ये तबाह हो गई थी हथनी कुंड परियोजना। ये बाढ़ की वजह से पूरी की पूरी नष्ट हो गई थी, टूट गया था बांध। चलेगा, आगे हम इसको क्या करेंगे? इसका सही आंसर होगा क्या? 5 का सी। 5 का क्या होगा? सी हमारा सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन नीचे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा। क्या सही नहीं है? बिठूर गंगा बिल्कुल सही है। बिठूर कानपुर के पास स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन यही बिठूर में बीता। वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण की रचना की, उनका आश्रम इसी बिठूर में था। गंगा के किनारे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गोरखपुर राप्ती के किनारे है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जौनपुर सही नदी के किनारे, बिल्कुल सही हो जाएगा। सही या गोमती एक ही नदी है, कल बताया था। सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ और उसके बाद गाजीपुर में गंगा में समाहित। तो जौनपुर भी बिल्कुल हाँ सुमेलित नहीं है, जौनपुर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौशाम्बी, यमुना, यहाँ कौशाम्बी, यमुना, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि कौशाम्बी जनपद से बहती है, कौशाम्बी शहर से नहीं। यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज या फिर राजघाट? हाँ, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध? अभी बताया था, रिहंद नहीं बताया भाई, अभी बताया मैंने। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया? मैंने बताया नहीं था कि अब जब बेतवा नदी करा रहा था तो बेतवा नदी पर बनाया गया। राजघाट तो बताया था यार, कैसी बातें करते हो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? लवकुश बैराज कानपुर में बनाया, गंगा नदी पर। ठीक है, हाँ चलो। रिहंद बांध पिपरी के पास है, सोनभद्र में। ठीक है, पिपरी नदी पर, पिपरी के पास है। शारदा बैराज शारदा नदी पर बना हुआ है। राजघाट सही होगा हमारा, क्या होगा? राजघाट। 7वें का क्या होगा? राजघाट, अर्थात डी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 8वां। 8वें क्वेश्चन में लिखा है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कल कराया था मैंने। फुलहर झील भारत के, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश? हाँ, आगे चलते हैं। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सही जवाब होगा। यूपी हमारा सही जवाब होगा। मैंने बताया कि जो आपकी गोमती नदी है, क्या है? गोमती नदी है, कल ही तो बताया था। गोमती नदी आपके गोमट ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमट ताल से निकलती है। और इसी गोमट ताल को हम लोग फुलहर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलहर झील भी कहते हैं। कल बताया था मैंने आपको, क्या कहते हैं? फुलहर झील भी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यूपी होगा, अर्थात 8 का डी होगा।
8 का क्या होगा हमारा डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं, किस निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ये क्वेश्चन भी मैंने कल कराया था। निम्न में से किस नदी के तट पर आपका गोरखपुर स्थित है। इसका आंसर भी मैंने कल बताया था आपको, गोरखपुर किस नदी पर स्थित है। तो घाघरा पर है, गंडक पर है, राप्ती पर है या फिर सरयू पर है। तो राइट आंसर होगा आपका क्या, सरयू नदी, सॉरी राप्ती नदी। क्या होगा, राप्ती नदी पर स्थित है गोरखपुर। कौन सा, राप्ती नदी के तट पर स्थित है आपका गोरखपुर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग 10वें क्वेश्चन पे। और उससे पहले 10वें क्वेश्चन पे जाएं हम, उससे पहले करेक्शन कर लेना। करेक्शन इज दैट कि जो सई नदी है ना, सई नदी है, ठीक है, सई नदी गोमती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गोमती नदी की, हाँ एक 7वां 6वां क्वेश्चन था शायद, गोमती नदी की सहायक नदी है गोमती की सहायक है आपकी सई नदी। और सई नदी कहाँ से निकलती है, भिजबान झील से निकलती है हरदोई के। कहाँ से निकलती है, भिजबान झील से निकलती है हरदोई की। तो जब तक जौनपुर पहुंचती है तब तक सई नदी गोमती में मिल जाती है, सई का अस्तित्व तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, जौनपुर के बाद, हाँ जौनपुर तक सई नदी नहीं पहुंचती, गोमती में मिल जाती है, उस गोमती में मिल जाती है। तो अगर वहां पर जौनपुर के लिए गोमती होता तो चलो हम सही भी कर देते, ठीक है, वहां पर यही गलत हो जाएगा जौनपुर। ठीक है, सॉरी मैंने आपको क्या बताया, कौसाम्बी। कौसाम्बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यमुना रिवर। कौसाम्बी क्या हो जाएगा, यमुना रिवर सही होगा, सही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सही सहायक नदी है गोमती की, गोमती में मिल जाती है, उसके बाद हम एक कह सकते हैं। ठीक है, तो सही नदी जौनपुर नहीं होगा, गोमती जौनपुर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 9वां 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती। तो उत्तर दिशा क्या होती है, ये आपका यूपी है। क्या है, ये आपका यूपी है। ठीक है, मैं छोटा सा बना देता हूँ यूपी, ये आपका क्या है, यूपी है। कौन सा इनमें से उत्तर दिशा में नहीं बहती। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी उत्तर दिशा में, ये आपका यूपी है मान लो। ठीक है, ये आपका क्या है, यूपी। ठीक, उत्तर क्या हो गया, ये उत्तर दिशा हो गई। उत्तर दिशा में नहीं बहती मतलब इधर नहीं बहती। अब आप बता देंगे कौन सी नहीं बहती, कि चंबल नहीं बहती, चंबल तो ऐसी बहती है, तो ये उत्तर दिशा ही हो गई। केन नहीं बहती, केन तो कैमूर की पहाड़ियों से ऊपर आती है, ये भी उत्तर में बह रही है। बेतवा नहीं बहती, बेतवा भी ऊपर से बहती है। गंडक एक ही बस्ती है आपकी, तो गंडक राइट आंसर होगा। और सही बात भी है, गंडक तो दक्षिण में बहती है, गंडक तो दक्षिण की तरफ बहती है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, गंडक रिवर। 10 का डी हमारा सही जवाब होगा। 10 का क्या होगा, 10 का डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा, चलेगा। राइट आंसर 10 का क्या होगा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आगे आ जाता है आपका, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो फिर से सेम क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बता चुका हूँ, केन भी है, बेतवा भी है, चंबल भी है, ठीक है, हिंडन भी है, सई भी है, टॉन्स भी है, कौन नहीं है, कल्याणी नदी नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, बहुत आसान हो गए अब आपके लिए सारे सवालों के जवाब दे पाना। मैंने आपको 11 क्वेश्चन के माध्यम से एक ट्रेलर भी दे दिया कि चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कितने आराम से क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। आपको दिक्कत नहीं होगी अब क्वेश्चन के जवाब देने में। इसी के आसपास सारे क्वेश्चन के जवाब घूमेंगे जब आप पेपर देने जाएंगे, बशर्ते अगर आप पूरी क्लास को याद रखे रहेंगे। तो क्लास को याद रखना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको रिवीजन करना होगा समय समय पर, और नोट्स बनाने होंगे। आपसे एक निवेदन है, पॉलिटी अगर पढ़ना है तो 6 से 6:30 बजे आ जाए करो। ठीक है, 6 से 6:30 बजे आ जाए करो। और अगर आप फ्री नहीं होते तो 5 से 6 बजे अजीत सर पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ लिया करो। अभी से कवर करके चलो तो बहुत अच्छी बात है, आपके फ़ायदे की बात है। ठीक है, 6 से 6:30 बजे मेरी क्लास होती है, 5 से 6 बजे अजीत सर की क्लास होती है। दोनों में से किसी एक क्लास को ज्वाइन कर लो। ठीक है,
क्योंकि अभी से आप तैयार करके चलोगे, एग्जाम जब आएगा तो बहुत प्रेशर होगा आपको। आप एक तरफ प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे वहाँ पर, आप एक तरफ मैथ का रगड़ा मार रहे होंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस मार रहे होंगे, आप करंट अफेयर के ऊपर घूम रहे होंगे, आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। मैं सच बता रहा हूँ उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा, 1-1.5 महीने का ही वक्त बचेगा। तो अभी से आप नोट्स बना लो पॉलिटी के भी, जो आपको अच्छी लगती है क्लास ज्वाइन कर लो, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है क्लास ज्वाइन कर लो, ये मेरा आपसे पर्सनल निवेदन है, ठीक है। चलेगा, आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आते तो कल 6 से 6:30 मिलेंगे क्लास में, 6 से 6:30, राजस्थान पटवार एवं पुलिस, राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस, ठीक है। अब याद रखेंगे ना, याद रखना, चलेगा। तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है एग्जामपुर का, उससे अगर टेलीग्राम चलाते हैं, और चलाना चाहिए भाई। अगला जमाना जो टाइम आ रहा है ना, टेलीग्राम का ही आ रहा है, ये सब व्हाट्सएप सब बंद होने वाले हैं, टेलीग्राम ही चलेगा। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे पेज लाइक कर लो एग्जामपुर का, क्योंकि हम वहाँ पर अक्सर मिलते हैं आपको, और एग्जामपुर के बारे में बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी डिटेल जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी वहाँ पर भी। तो फेसबुक पे आप एग्जामपुर को लाइक कर लो, ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो। बाकी तो आप चैनल सारे लिस्ट आपको पता होगी, तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं और जो मेन एग्जामपुर पे नहीं है वो वहाँ मिल जाएगा। टेक्निकल वाला टेक्निकल पे, डिफेंस वाला डिफेंस पे, बैंक वाला बैंक पे, सारे चैनल हैं, बैंकपुर, टैगपुर, डिफेंस वॉरियर, टेट एंड टीचिंग बाई एग्जामपुर, तो सारे चैनल हैं। क्लास को लाइक करके आप सभी लोग चले जाएंगे। हाँ 11 बजे, अर्जुन दीक्षित कह रहे हैं 11 बजे लेता हूं, बिल्कुल लेना चाहिए। DRDO, MTS और हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्लास आप ले सकते हैं। कहां पर जाके? आप अपने चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पर दिन में 11 बजे, सुबह 11 बजे आप ले सकते हैं, ठीक है, चलेगा। और कोई शिकायत सुझाव? लक्ष्यराज, थैंक यू, शाबाश। तो बताओ भाई, चलो भाई कल मिलते हैं फिर, ठीक है। तो ख्याल रखेंगे अपना। PDF कैसे मिलेगी ये भी बताऊंगा, मैं कुछ सोच रहा हूँ जुगाड़ आपके लिए, PDF आपकी PDF के लिए, ठीक है, आपकी PDF के लिए कुछ जुगाड़ सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।